नमस्कार मित्रों। कहते हैं हीरे को परखना हो तो अंधेरे का इंतजार करो। हीरे को परखना हो तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। आप हीरे ही हैं। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आप सफल जरूर होंगे। इसी कामना के साथ आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए सूरदास जी के जीवन और साहित्य से जुड़े हुए कुछ तथ्यात्मक प्रश्न जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। जैसे चाहे आपकी नेट की परीक्षा हो, जेआरएफ हो, केबी पीजीटी टीजीटी हो या कोई अन्य टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो, इसमें इस प्रकार के प्रश्न बनते ही हैं। और ख़ास तौर से अभी ये लेके आया हूँ मैं आपकी केबी की तैयारी के लिए। इन सारे प्रश्नों को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा मित्रों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये आप मान के चलिए इन प्रश्नों में से कम 5, 6, 7 प्रश्न तो आपके आने ही आने वाले हैं। चलिए तो हम अध्ययन आरंभ करते हैं। सूरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ? सूरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ? मित्रों, सूरदास का जो जन्म है वो 1478 में हुआ, लेकिन स्थान के बारे में अभी भी कई मत हैं। इन मतों में से कुछ लोगों का मानना है कि इनका जन्म रौनकता मथुरा के पास रौनकता में हुआ है, तो कुछ लोगों का मानना है कि दिल्ली के पास सीही में इनका जन्म हुआ। मतलब इनके जन्म को लेकर अभी भी भ्रम की स्थिति है, या कई मत हैं कि कुछ मानते हैं कि हाँ मथुरा के पास हुआ है और कुछ का मानना है कि दिल्ली के पास सीही में हुआ है। मृत्यु कब हुई? मृत्यु हुई है 1583 में पारसौली में। जन्म 1478, मथुरा के पास रौनकता या दिल्ली के पास सीही, दोनों ऑप्शन में से कोई एक आपके पास आएगा तो उस हिसाब से आपको इसको सही मानना है। नगेंद्र इनका जन्म सीही के पास ही मानते हैं, जबकि मृत्यु इनकी 1583 पारसौली में हुई। सूरदास किसके शिष्य थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सूरदास किसके शिष्य थे? तो यहाँ सही उत्तर आएगा सूरदास महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। प्रश्न क्रमांक 3, पुष्टि मारक को जहाज जात है जो सो जो जाको कछु लेनो होए सो लेऊ। सूरदास जी के लिए ये पंक्ति किसने कही? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। पुष्टि मारक को जहाज जात है सो जाको कछु लेनो होए सो लेऊ, ये पंक्ति सूरदास जी के लिए किसने कही? इस प्रश्न को आप बिल्कुल रट लीजिएगा। ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल आपको मिलेगा ही। ये पंक्तियां गोसाई विट्ठलनाथ जी ने सूरदास जी के निधन के समय कही थी। ऐसा भी आ सकता है कि कब कही थी, तो यहाँ सही उत्तर आएगा विट्ठलनाथ जी ने कब कहीं? सूरदास जी का जब निधन हुआ है, जब उनकी मृत्यु हुई है, तब उन्होंने ये शब्द या ये पंक्ति कही थी। प्रश्न क्रमांक 4, सूरदास जी की कितनी प्रसिद्ध रचनाएं, मतलब उनके कितने ग्रंथ हैं जो प्रसिद्ध हैं या जो प्रमाणिक हैं? तो मित्रों यहाँ सही उत्तर है इनके केवल 3 ही ग्रंथ या रचनाएं हैं जो प्रमाणिक हैं। सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। कौन कौन सी हैं? सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। प्रश्न क्रमांक 5, सूरदास जी की सबसे लोकप्रिय रचना कौन सी है? सबसे प्रसिद्ध, सबसे लोकप्रिय रचना कौन सी है? तो मित्रों यहाँ सही उत्तर आएगा सूरसागर। क्या आएगा? सूरसागर। अब ये देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? अष्टछाप की स्थापना कब हुई? 1565 में। मित्रों इसको याद रखिएगा, कब हुई? 1565 में। अष्टछाप की स्थापना किसने की? अगला प्रश्न है, जो छाप था, मतलब इस अष्टछाप इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें 8 कवि थे, भक्ति काल के 8 कवि है इसमें शामिल थे। तो इसकी स्थापना किसने की थी? कब हुई थी? 1565 में। किसने की? वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ जी ने। किसने की? वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र थे उनके विट्ठलनाथ जी, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। अब अष्टछाप के पहले व अंतिम कवि कौन से हैं? ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा मित्रों। ये प्रश्न पूछा ही जाता है कि इसके पहले कवि या अंतिम कवि कौन थे। तो पहले कवि कुंभन दास हैं और अंतिम कवि इन्हीं कुंभन दास जी के जो पुत्र हैं चतुर्भुज दास, वो हैं। पहले कौन है? कुंभन दास, और अंतिम कौन है? कुंभन दास के ही पुत्र चतुर्भुज दास इसके अंतिम कवि हैं।
प्रश्न क्रमांक 9, पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? नोट कर लीजिए, रट लीजिए, आप इस प्रश्न को बिल्कुल रट लीजिए। पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? सही उत्तर आएगा मित्रों सूरदास। किसको कहा जाता है? सूरदास। अब अष्टछाप के पहले 4 कवि किसके शिष्य थे? अष्टछाप के जो पहले 4 कवि थे, देखिए 8 कवि हैं, ये 8 कवि बटे हुए हैं, मतलब 2 भागों में है। 4 कवि किसी और के शिष्य हैं और 4 कवि किसी और के। तो कौन है? बल्लवाचार्य जी के। ये पहले अष्टछाप के पहले 4 कवि किसके शिष्य हैं? बल्लवाचार्य जी के शिष्य हैं। और फिर अगले 4 कवि किसके शिष्य हैं मित्रों? तो अगले जो 4 कवि हैं वो बल्लवाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं, जिसमें सूरदास जी बल्लवाचार्य के शिष्य के अंतर्गत आएंगे। अष्टछाप के कवियों में सूरदास के अतिरिक्त सबसे प्रतिभाशाली कवि कौन था? देखिए, सबसे प्रतिभाशाली अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी को माना गया है। अब यदि हम सूरदास जी को छोड़ दें तो इसके बाद दूसरा सबसे प्रभावशाली कवि कौन है? तो ये सही उत्तर आएगा नंददास। नंददास किसके शिष्य थे? नंददास विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। प्रश्न क्रमांक 12, सूरदास जी की रचना सूरसागर किस पर आधारित है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये केबी, पीजीटी, टीजीटी दोनों में आ सकता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से तैयार करके रखिएगा। सूरदास जी की रचना सूरसागर किस पर आधारित है? भगवत पुराण के 10वें स्कंद पर। किस पर आधारित है मित्रों? भगवत पुराण के 10वें स्कंद पर। सूरदास जी किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे? किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे? श्रीनाथ जी के मंदिर में। कहाँ पर करते थे? श्रीनाथ जी के मंदिर में। अब चलिए, ये प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप नेट, जेआरएफ या किसी भी हिंदी की प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं तो ये प्रश्न आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। सूरसागर किसी चली आती हुई गीतिका परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। यह कथन किसका है? बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों इस पंक्ति को। सूरसागर किसी चली आती हुई गीतिका परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास का सा प्रतीत होती है। यह कथन किस आलोचक का है? तो यहाँ सही उत्तर आएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है सूरदास जी के लिए। अब देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से, सूरदास जी और तुलसीदास जी को काव्य के गगन के सूर्य और चंद्र किसने कहा है? सूरदास जी और तुलसीदास जी को काव्य गगन के सूर्य और चंद्र किसने कहा है मित्रों? यहाँ सही उत्तर आएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सूर सूर सम तुलसी चंद्र हैं। क्या कहा है? सूर सूर सम तुलसी चंद्र हैं, मतलब सूर्यदास सूर्य के समान है और तुलसी चंद्र हैं। किसके? काव्य गगन के। प्रश्न क्रमांक 16, नाथ श्रीनाथ जी का जो मंदिर है उसकी पूर्ण स्थापना किसके द्वारा और कब की गई मित्रों? इसको ध्यान रख लीजिएगा कि किसके द्वारा की गई और कब की गई। तो इसका सही उत्तर है पूरनमल खत्री जी के द्वारा 1519 में। कब की गई? पूरनमल खत्री जी के द्वारा 1519 में। प्रश्न क्रमांक 17, सूरदास जी की भक्ति पद्धति का मेरुदंड क्या है? सूरदास जी की भक्ति पद्धति का मेरुदंड क्या है? सही उत्तर आएगा पुष्टि मार्ग। क्या आएगा मित्रों? पुष्टि मार्ग। प्रश्न क्रमांक 18, वात्सल रस का जनक और सम्राट किसे कहा गया है? वात्सल रस का सम्राट और जनक किसे कहा गया है? तो सही उत्तर आएगा सूरदास जी को। ये जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न अक्सर आ जाता है। अब ये पंक्ति देखिए, बहुत ही मुख्य या बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है दोस्तों, जो अक्सर पूछी ही जाती है। और मैं माखन चोर अड़े, और मैं माखन चोर अड़े पंक्ति सूरदास जी के किस ग्रंथ की है? तो यहाँ सही उत्तर आएगा दोस्तों भ्रमर गीत की। किसकी है? भ्रमर गीत की। किसकी है दोस्तों? भ्रमर गीत की। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपको ऐसी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है जो आपके परीक्षा परिणाम को जरूर प्रभावित करेगी। यहाँ मैं प्रयास ये करूँगा कि आपकी परीक्षा तैयारी यहीं से पूरी हो जाए, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। प्रश्न क्रमांक 20, सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई जा पर कृपा करो। सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई जा पर कृपा करो पंक्ति किस कवि के? देखिए मित्रों, यहाँ तो आपको मालूम है कि मैं सूरदास जी के बारे में बता रहा हूँ, तो यहाँ बिल्कुल आपको सरल लग रहा होगा कि ये सूरदास जी की है, लेकिन यहाँ जब ये परीक्षा में आती है तो ऑप्शन के साथ आएगी, तब आपको ये पता नहीं होगा, इसलिए इन पंक्ति को ध्यान रख लीजिएगा। ये वो पंक्ति हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई जा पर कृपा करो किसकी पंक्ति हैं? सूरदास जी की पंक्ति हैं। प्रश्न क्रमांक 21, प्रसंगोद्भावना करने वाली जो प्रतिभा सूरदास जी में है
वैसी हम तुलसी में भी नहीं पाते। सूरदास जी के विषय में यह कथन किसका है? देखिए, प्रसंगोद्भावना, जो प्रसंग का उद्भाव है उसकी करने की जो प्रतिभा सूरदास जी के अंदर है, वैसे तुलसीदास जी में नहीं थी। ये कथन सूरदास जी के लिए किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसका कथन है मित्रों? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। सूरदास जी ने किस भाषा में लेखन किया? उनकी प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो यहाँ सही होता है ब्रज भाषा में। अब संदेशो देव की सो कहियो पंक्ति किसकी है? संदेशो देव की सो कहियो। मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियों में से है। ये किसकी पंक्ति है? यहाँ तो आपको बिल्कुल सरल लग रहा होगा, सूरदास जी की, लेकिन ध्यान रखिएगा इस पंक्ति को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको अक्सर पूछ लिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 24, सूरदास जी को किस महाकवि की वंश परंपरा का माना जाता है? सूरदास जी को किस महाकवि की वंश परंपरा का माना जाता है? तो सही उत्तर आएगा विद्यापति जी। किसकी वंश परंपरा का माना जाता है मित्रों? विद्यापति जी की। प्रश्न क्रमांक 25, गोकुल सबई गोपाल उपासी। गोकुल सबई गोपाल उपासी पंक्ति किस कवि की है? तो ये सही उत्तर आएगा सूरदास जी की। और ये भीरमर गीत से ली गई है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। किससे ली गई है? भीरमर गीत से ली गई है। प्रश्न क्रमांक 26, सूरदास की भक्ति किस भाव की है? सूरदास की भक्ति किस भाव की है? तो यहाँ सही उत्तर आएगा मित्रों सख भाव की या सखा भाव की। प्रश्न क्रमांक 27, भ्रमर गीत में गोपियाँ किससे तर्क वितर्क करती हैं? भ्रमर गीत में गोपियाँ किससे तर्क वितर्क करती हैं? ये जरूर देख लीजिएगा, ये 10th क्लास में भ्रमर गीत है और ये प्रश्न अभी TGT परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको बिल्कुल आप रट लीजिएगा। किससे तर्क वितर्क करती हैं? उद्धव से। किससे तर्क वितर्क करती हैं? उद्धव से। प्रश्न क्रमांक 28, सूरदास के भ्रमर गीत में गोपियों ने मधुकर किसे संबोधित किया है? मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न रट लीजिए। इसमें से कम 4-5 प्रश्न तो आएंगे ही। सूरदास के भ्रमर गीत में गोपियों ने मधुकर किसे संबोधित किया है? किसे संबोधित किया है मित्रों? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, उद्धव को ही संबोधित किया है। किसको संबोधित किया है? उद्धव को। किसको संबोधित किया है? उद्धव को। सूरदास जी को वात्सल रस का एक छत्र सम्राट किसने कहा है? ये पंक्ति नोट कर लीजिएगा। सूरदास जी को वात्सल रस का एक छत्र सम्राट किसने कहा है? सही उत्तर आएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा है मित्रों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 30। प्रश्न क्रमांक 30 क्या कहता है? सूरसागर का सबसे मम स्पर्शी प्रसंग कौन सा है? सूरसागर का सबसे मम स्पर्शी प्रसंग कौन सा है? यहाँ सही उत्तर आएगा दोस्तों भ्रमर गीत का प्रसंग। ये देखिए कक्षा 10th में जो सूरदास के पद दिए गए हैं उससे मिले हुए ही ये प्रश्न है, उससे संबंधित ये प्रश्न है, इसलिए इनको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। देखियत कालिंदी अतिकारी। देखियत कालिंदी अतिकारी पंक्ति किस कवि की है? तो यहाँ सही उत्तर आएगा मित्रों सूरदास जी। इस पंक्ति को भी याद कर लीजिएगा। देखियत कालिंदी अतिकारी, ये पंक्ति किस कवि की है? सूरदास जी की है। प्रश्न क्रमांक 32, सूरसागर में कुल कितने स्कंद हैं? रट लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए, आप तो लिख लीजिए ये इस प्रश्न के उत्तर को। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से है दोस्तों, ये पूछे ही जाने वाले प्रश्नों में से है। सूरसागर में कुल कितने स्कंद हैं? सही उत्तर आएगा 12। कितने हैं? 12। कितने हैं मित्रों? 12। याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। ये प्रश्न ऐसे हैं कि ये आ जाएंगे। देखिए, एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है ऐसी परीक्षाओं में। एक एक नंबर से ही मेरिट तैयार होती है, एक एक नंबर ही आपका भविष्य निर्धारित करता है। मैं कामना करूंगा इस वर्ष से कि हमारे जितने भी मित्र इस परीक्षा में बैठे हैं सभी सफल हों। आपके साथ साथ मैं भी सफल हूं, क्योंकि सभी एक सरकारी जॉब चाहते हैं। चलिए, तो आप तैयारी करते रहिए, मैं भी मदद कर रहा हूं आपकी, और आपकी मदद के साथ साथ मेरी भी तैयारी हो रही है। प्रश्न क्रमांक 33, सूरसागर किस प्रकार का काव्य है? सूरसागर किस प्रकार का काव्य? सही उत्तर आएगा मित्रों प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य कहते हैं कर भला सो हो भला। ये जो मैं आपका भला कर रहा हूँ वो अपने ही भले के लिए ही कर रहा हूँ। मैं आपका भला करूँगा तो ईश्वर हो सकता है मेरा भी भला कर दे। आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की शुभकामनाएं मेरे साथ रहेंगी। आप लोगों से बस मेरा ये अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ही, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।